नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक घटक सहायक क्रिया देखने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो व्याकरण का सबसे आसान होने वाला हिस्सा मतलब सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया तो सहायक क्रिया हम किसे कहेंगे, इसके बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करें। सहायक क्रिया का मतलब होता है मदद करने वाली क्रिया, सहायता करने वाली क्रिया, जिसे अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो आज हम इसी सहायक क्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और मैंने पहले ही कहा है कि व्याकरण के इस हिस्से में सबसे आसान प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसका उत्तर लिखना आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगा। तो देखेंगे सहायक क्रिया किसे कहेंगे। इसकी परिभाषा है संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ आने वाली गौण क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। परिभाषा में थोड़ा हम क्या करेंगे और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है, जब दो क्रियाएं मिलकर आती हैं या दो से ज़्यादा क्रियाएं मिलकर आती हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में एक क्रिया मुख्य होगी और उसे मदद करने के लिए आने वाली बाकी क्रियाएं होंगी। तो मुख्य क्रिया छोड़कर उस मुख्य क्रिया को मदद करने के लिए आने वाली जो क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं को गौण क्रिया कहते हैं। गौण क्रिया, गौण का मतलब क्या है, तो गौण का मतलब होता है कम महत्व की क्रिया। जिस क्रिया का उस वाक्य में ज़्यादा महत्व नहीं है तो उसे कहेंगे क्या, गौण क्रिया। तो देखेंगे हम परिभाषा एक बार फिर से। संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ आने वाली गौण क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। परिभाषा देखने के बाद हम उदाहरण लेकर इसे और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखेंगे उदाहरण नंबर 1। क्या है उदाहरण नंबर 1, हमें गांव जाना पड़ा। हमें गांव जाना पड़ा। अगर इस वाक्य को हम ठीक से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जाना पड़ा ये संयुक्त क्रिया है। जाना पड़ा क्या है, संयुक्त क्रिया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इस वाक्य में जाना मुख्य क्रिया है और पड़ा सहायक क्रिया है, अर्थात ये गौण क्रिया है और इस गौण क्रिया को हम कहेंगे सहायक क्रिया। एक बार फिर से इस बात को ठीक ढंग से हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या, हमें गांव जाना पड़ा, इसमें जाना पड़ा क्या है, संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया, दो क्रियाएं मिलकर आई हैं तो इसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। तो इस संयुक्त क्रिया में जाना मुख्य क्रिया है और पड़ा गौण क्रिया है, और इसी गौण क्रिया को हम कहेंगे सहायक क्रिया। तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए सहायक क्रिया कौन सी है, पढ़ा, और कोष्टक में पढ़ना। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ ये उसका रूप लिखना पड़ता है। हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं। वैसे देखा जाए तो अंत में आने वाली क्रियाएं सहायक क्रियाएं होती है, और प्रारंभ में आने वाली जो क्रियाएं हैं ये प्रारंभ में आने वाली क्रिया या क्रियाएं मुख्य क्रिया होती है, और दोनों क्रियाओं को मिलकर हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। वाक्य नंबर 2 देखेंगे। वाक्य नंबर 2 में क्या है, भालू मांद में घुस गया। भालू मांद में घुस गया। इसमें देखिए कि घुस क्या है, घुस मुख्य क्रिया है। घुस मुख्य क्रिया है। गया क्या है, गौण क्रिया है। गौण क्रिया मतलब कम महत्व की क्रिया है, और इसी कम महत्व की होने वाली गौण क्रिया को ही सहायक क्रिया कहते हैं, और उसका मूल रूप है जैसे जाना। वाक्य नंबर 3 देखेंगे, लोग भागने लगे।
लोग भागने लगे। हो सकता है कि किसी मुसीबत के कारण, भूकंप के कारण लोग भागने लगते हैं, वैसे लोग भागने लगे। इसमें भागने लगे क्या है? संयुक्त क्रिया है। इसमें भागने क्या है? भागने ये मुख्य क्रिया है और लगे क्या है? गौण क्रिया है, और इसी गौण क्रिया को कहेंगे सहायक क्रिया। लिखेंगे कैसे? सहायक क्रिया कौन सी है? लगे, और उसका मूल रूप है लगना। वाक्य नंबर 4 देखिए, वाक्य नंबर 4। वाक्य नंबर 4 क्या है? कि औरत अपना धन खो बैठी। औरत अपना धन खो बैठी। इसमें देखिए कि खोना मुख्य क्रिया है, अर्थात खो मुख्य क्रिया है और बैठी सहायक क्रिया है। तो इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा, सहायक क्रिया बैठी और कोष्ठक में बैठना। तो इसी प्रकार से छात्रों हम देख चुके हैं कि जो भी सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को मदद करने के लिए आती है और मदद करने के बाद वाक्य को पूर्ण करते हैं। वैसे अगर हम ठीक से देखेंगे तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आती है, अर्थात अंत में आती है, और इससे ही सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि एक घर में कोई बड़ी बहन काम करती है, बड़ी बहन काम करती है, तो उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए छोटी बहन होती है, और छोटी बहन भी जो भी अपनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार बड़ी बहन को मदद करती रहती है। तो यहाँ हम बड़ी बहन को कहेंगे मुख्य क्रिया, और जो उसे मदद करने वाली छोटी बहन है उस छोटी बहन को हम कहेंगे सहायक क्रिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि प्रश्न केवल आपको सहायक क्रिया पर पूछा जाने वाला है, तब हमें केवल उस सहायक क्रिया की ओर ध्यान देना आवश्यक है, और उत्तर के रूप में उसे छांटकर अलग करके हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया जो भी हिस्सा है सहायक क्रिया का। सहायक क्रिया का हिस्सा यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि यह बिल्कुल सबसे आसान होने वाला ही व्याकरण का हिस्सा है। हाँ, तो छात्रों हम क्रिया नंबर 2 देखने वाले हैं क्रिया के प्रकार में। क्रिया नंबर 2 जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या नाम है? प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरणा का मतलब क्या है। तो प्रेरणा का मतलब है प्रोत्साहन, प्रेरित करना, इसे कहेंगे प्रेरणा। तो क्रिया का नाम वही है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरों को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, इस नाम से बनी ये क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस क्रिया की परिभाषा देखेंगे। क्या करेंगे? इस क्रिया की परिभाषा देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया परिभाषा क्या है? परिभाषा तो परिभाषा इस प्रकार से है, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें दूसरों को प्रेरणा देना बहुत अहम बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो इसी बात को लेकर ये क्रिया बन गई है। तो हम क्या करेंगे? उदाहरण लेकर इस बात को और अच्छी तरह से समझ लेने का प्रयास करेंगे। इस बात को भली भांति समझ लेने का हम प्रयास करेंगे। उदाहरण लेकर हम देखेंगे कि कहाँ है प्रेरणार्थक क्रिया और उसके प्रकार वगैरह कितने हैं। तो उदाहरण नंबर 1 है, माली फूल तोड़ता है। माली फूल तोड़ता है। तो वाक्य नंबर 2 देखिए, माली मालिन से फूल तुड़ाता है। माली मालिन से फूल तुड़ाता है। आगे क्या है? वाक्य नंबर 3 में, माली मालिन से कहकर मजदूरों से फूल तुड़वाता है। अगर हम इन तीनों वाक्यों को गौर से देखेंगे, इन तीनों भी वाक्यों को अगर हम ठीक ढंग से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे,
तो हमें पता चलता है कि जो पहला वाक्य नंबर 1 है, इस पहले वाक्य में कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? तो माली खुद काम कर रहा है, माली अपनी इच्छा से काम कर रहा है, तो इसके कारण यहाँ कोई भी प्रेरणा नहीं है, कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। माली फूल तोड़ता है में। लेकिन वाक्य नंबर अगर 2 हम देखेंगे तो दूसरे वाक्य में क्या है? माली मालिन से फूल तोड़ाता है। तो माली मालिन को ये काम करने की प्रेरणा देता है। माली से प्रेरणा कौन पाती है? मालिन पाती है। और ये प्रेरणा पाने के बाद वो खुद फूल तोड़ने का कार्य करती है। तो यहाँ इस माली ने दी हुई जो प्रेरणा है, ये पहली बार प्रथमतः मालिन को प्राप्त हो गई है और उसने फूल तोड़ने का कार्य किया है। इसके कारण यहाँ ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन गई है। प्रथम पहली प्रेरणा जो है, पहली प्रेरणा यहाँ मालिन को मिल गई है और इसके कारण हम यहाँ इस प्रेरणा को कहेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। वाक्य नंबर 2 क्या है? वाक्य नंबर 3 क्या है? वाक्य नंबर 3, माली मालिन से कहकर मजदूरों से फूल तोड़वाता है। तो यहाँ वाक्य ठीक से देखिए, गौर से देखिए। क्या? माली मालिन को फूल तोड़ने की प्रेरणा देता है। ये प्रेरणा जब मालिन को प्राप्त होती है तो मालिन को प्रेरणा प्राप्त होने के बाद वो क्या करती है? वो मजदूरों को कहकर, उनको प्रेरणा देकर उनको काम में लगा देती है और उनको काम में लगा देने के बाद उनसे वो फूल तुड़वाने का कार्य काम करवा लेती है। इसके कारण यहाँ निश्चित रूप से माली से प्राप्त प्रेरणा मालिन को प्राप्त हो गई और मालिन को प्राप्त हुई प्रेरणा से मालिन ने मजदूरों को प्रेरणा देकर उनसे वो कार्य करवा लिया। इसके कारण यहाँ जो भी क्रिया हुई है, यहाँ जो क्रिया है तुड़वाता जो क्रिया है, ये क्रिया निश्चित रूप से क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो निश्चित रूप से आप एक बार फिर से समझ जाएंगे कि पहले वाक्य में कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, दूसरे वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और तीसरे वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन गई है। तो यहाँ हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना आवश्यक है कि जब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप होता है तब यहाँ उसका जो रूप है ऐसे बनता है जैसे कि तुड़ाता मतलब तुड़ाना, और द्वितीय में क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में क्या है? तुड़वाना। यहाँ मतलब प्रथम प्रेरणार्थ में आना लगता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में वाना लगता है। यहाँ आना और द्वितीय में वाना इस प्रकार का क्रिया का रूप बनता है और इन्हीं क्रियाओं को हम कहेंगे प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इस क्रिया को और अच्छी तरह से समझ लेने का प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ तो छात्रों, अब हम क्या करेंगे? आपको प्रेरणार्थक क्रिया पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर कैसे लिखना है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रश्न कैसा होगा? प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप लिखिए। प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप लिखिए, ऐसा सवाल होगा। तब आपको इस प्रकार से तालिका तैयार करवानी है और करवाने के बाद इस प्रकार से लिखना है क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, ऐसे हमें लिखना है। और लिखने के बाद जो भी क्रियाएं दी है इस प्रकार से कोष्टक में
क्रम के अनुसार हमें लिखनी है। कैसे? अब देखिए पहली क्रिया क्या है? पीना। पीना मतलब पानी पीना, और कुछ नहीं है। तो पीना, तो पीना अगर इस शब्द को हम ठीक से देखेंगे तो ये शब्द दीर्घ लिखा गया है, दीर्घ, पीना दीर्घ लिखा गया है। और जब हम उसके प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप बनाएंगे तब हमें निश्चित रूप से इनके जो रूप लिखने हैं ये ह्रस्व लिखने हैं। कैसे? पिलाना, पिलाना। अगर हम दीर्घ लिखेंगे और पिलाना करेंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा और उसके अंक नहीं मिलेंगे। इसके कारण यहाँ दीर्घ है, या लिखेंगे ह्रस्व, ये इसका नियम है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में क्या है? पिलवाना। यहाँ आना आया है तो यहाँ वाना आया है, यहाँ पिलवाना, लेकिन पिलवाना लिखते समय भी हमने पी को ह्रस्व लिखा है। ह्रस्व क्या लिखा है? ह्रस्व, पिलवाना। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? कूदना, कूदना। तो यहाँ कूदना शब्द को भी दीर्घ लिखा गया है, मतलब ऊ की जो मात्रा है वो मात्रा कैसे है? दीर्घ है। तो यहाँ कूदना, लेकिन कूदना इस क्रिया के प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप बनाते समय हमने यहाँ लिखा है कुदाना, मतलब ह्रस्व लिखा गया है, कुदाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में कुदवाना ऐसा लिखा है। लेकिन इस कु को हम देखेंगे तो इसे भी ह्रस्व लिखा गया है, ह्रस्व। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि पेपर चेक करते समय कि कई बार इस बात को बार बार समझाने के बाद भी, इस बात को ध्यान में रखने के लिए कहने के बाद भी छात्र बिल्कुल इसके विपरीत करते हैं, उल्टा करते हैं। कैसे? मतलब अगर मान लो पीना क्रिया दी है तो पिलाना लिखते समय भी क्या लिखेंगे? दीर्घ, और पिलवाना लिखते समय भी क्या लिखेंगे? दीर्घ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो निश्चित रूप से ऐसे लिखेंगे, जैसे पिलवाना, पिलवाना ऐसे लिखेंगे। और पहले पिलाना ऐसे लिखेंगे, पिलाना, पिलवाना, पिलाना, इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो ये गलत होता है, इस तरफ आपको ध्यान देना आवश्यक है। तो जैसे मैंने कहा है वैसे ही इन दो शब्दों को दीर्घ लिखना होगा ताकि हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद हम आगे जाएंगे और आगे जाकर देखेंगे अगली क्रिया क्या है? सुनना। सुनना मूल शब्द कैसा है? मूल शब्द तो ह्रस्व है, और उसके बाद भी यहाँ जो भी हमने इसके दो रूप बनाए हैं, सुनना का सुनाना और सुनवाना, लेकिन दोनों शब्दों को हमने ह्रस्व लिखा है। उसके बाद अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है हंसना। हंसना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप क्या है? हंसाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का रूप क्या है? हंसवाना। तो इसी प्रकार से अगर आपको कोई भी क्रिया दी जाती है तब हमें ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि उनके प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप बनाते समय उन शब्दों को चाहे उकार की मात्रा हो या इकार की मात्रा हो, हमें इन्हें ह्रस्व ही लिखना है, ह्रस्व ही लिखना है। इस तरफ हमें ध्यान देना आवश्यक है ताकि हमारा उत्तर गलत नहीं होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ जो प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया को आप समझ गए होंगे। छात्रों को ऐसे कई उदाहरण लेकर घर में इसकी तैयारी करवा लेनी है ताकि जो भी क्रियाएं आपको परीक्षा में दी जाएंगी इसका उत्तर आपका बिल्कुल सही ही होगा।